नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर 5 अध्याय 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अरेस्ट ऑफ पर्संस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम जो है उन महत्वपूर्ण सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर डिस्कशन करेंगे जो कि परीक्षाओं में जिनसे प्रश्न बनते हैं। मित्रों, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5, यह धारा 41 से लेकर धारा 60A तक 60 का तक विस्तृत है और हम जो है इन सभी सेक्शंस में से उन स्पेशल सेक्शंस, उन विशेष सेक्शंस पर चर्चा करेंगे जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो। मित्रों, सीआरपीसी के चैप्टर 5 की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सेक्शन है वह है सेक्शन 41 धारा 41, जो बात करती है, प्रावधान करती है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी या पुलिस अधिकारी जो है वारंट के बिना कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेंगे। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये जो सेक्शन 41 है ये प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, ये जो सेक्शन है सेक्शन 41, इस सेक्शन में दो उपधाराएं हैं, 2 सबसेक्शंस हैं, जिसमें सबसेक्शन 1 जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराधों के संबंध में व्यवस्था करती है कि इन आधारों पर पुलिस अधिकारी जो है संज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। वहीं अगर उपधारा 2 की बात करें, सबसेक्शन 2 की बात करें, तो सबसेक्शन 2 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, असंज्ञेय अपराधों के संबंध में बतलाया गया है कि पुलिस अधिकारी जो है बगैर मजिस्ट्रेट के वारंट के आदेश के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मित्रों, यहां पर जो है सबसेक्शन 1 उपधारा 1 क्या व्यवस्था करती है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसेक्शन 1 बोलती है कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब कि इसमें बताया गया है कि कब गिरफ्तार कर सकता है, जिसमें ए पॉइंट है, ए खंड बोलता है जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, अंडरलाइन कीजिएगा, पुलिस अधिकारी की प्रेजेंस में संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकता है। अब इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, इस उपधारा की, इस सबसेक्शन ए की बी और बी ए, ये 2 क्लॉज हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है जिसको हमें समझना है। तो यहां पर हमने जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। इसी के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि उपधारा 1 का क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज बी ए, ये तीनों क्लॉज जो हैं 2008 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। इसके पहले 2008 के पहले क्लॉज ए और बी ही था, जिसमें जो है हमारी विधायिका ने संशोधन कर ये 3 नए खंड, उन 2 खंडों को हटाकर, ए और बी को हटाकर, ये 3 नए क्लॉज ए, बी एंड बी ए जोड़े हैं, जिसमें जो है बी पे हम बात करें और बी ए पे बात करें, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आपको देखना है, डिफरेंस आपको समझना है। तो क्या कहता है बी पॉइंट, देखते हैं। जिसके विरुद्ध युक्त परिवाद किया गया, यहां पर अंडरलाइन कीजिएगा परिवाद पर। देखिए, परिवाद से तात्पर्य यहां पर पुलिस अधिकारी को कंप्लेंट है, मजिस्ट्रेट को नहीं। हमने जो कंप्लेंट की डेफिनेशन देखी थी उसमें कंप्लेंट केवल मजिस्ट्रेट को की जा सकती थी, लेकिन यहां पर जो शब्द उपयोग किया गया है परिवाद, ये जो शब्द है यह पुलिस अधिकारियों के लिए किया गया कि पुलिस अधिकारी को जो है कंप्लेंट करता है, मतलब कि जिसके विरुद्ध युक्त परिवाद किया गया है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या युक्त संदेह विद्यमान है। 3 ग्राउंड हो गए, एक तो परिवाद, दूसरा विश्वसनीय सूचना और तीसरा संदेह। इन 3 ग्राउंड पर अगर पुलिस अधिकारी को यह 3 ग्राउंड पर सूचना मिली है कि उसने किसी अवधि के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है जो 7 वर्ष से कम की हो सकती है, चाहे जुर्माना सहित या जुर्माने के बिना। मतलब कि यह सेक्शन बोलती है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को परिवाद के द्वारा या फिर किसी विश्वसनीय सूचना द्वारा या फिर
युक्त संदेह किसी व्यक्ति पर विद्यमान हो, युक्त रीजनेबल पुलिस अधिकारी के पास डाउट हो कि सो एंड सो पर्सन, कोई व्यक्ति जो है ऐसा कोई अपराध कर सकता है जो कि कैसा अपराध है, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वह अपराध 7 वर्ष से कम, यहां अंडरलाइन कर लीजिए आप, 7 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है। तो ये जो निम्नलिखित दशाएं बताई गई हैं नीचे, इन दशाओं में पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो कब कब कर सकता है देखते हैं। पहली कंडीशन बताती है, ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर पुलिस अधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के पास यह कारण है विश्वास करने का कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। मतलब कि पुलिस अधिकारी के पास 100% होना बोले, पुलिस अधिकारी के पास विश्वसनीय कारण है कि किसी व्यक्ति ने जो है इस धारा के अंतर्गत आने वाला संज्ञेय अपराध जो कि 7 साल से कम के दंड से दंडनीय है, वह अपराध किया है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है, ये बोलता है पुलिस अधिकारी का समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है। किन किन कारणों से आवश्यक है, तो आप देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसमें बताता है, ए पॉइंट, ऐसे व्यक्ति को ऐसे और किसी अपराध को कारित करने से निवारित करने के लिए, मतलब कि वह व्यक्ति कोई और अन्य ऐसा ही अपराध ना कर दे, इसीलिए उसको ऐसा करने से रोकने के लिए पुलिस अधिकारी बगैर वारंट की गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद इसका जो बी पॉइंट बोलता है, ये कहता है अपराध के उचित अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है। इसीलिए जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पर अन्वेषण के लिए भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के। फिर इसका सी पॉइंट बोलता है, ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, अपराध के साक्ष्य को मिटाने या ऐसे साक्ष्य से किसी ढंग से छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए, मतलब कि पुलिस अधिकारी जो है उस व्यक्ति को तब भी गिरफ्तार कर सकता है जब पुलिस अधिकारी को ऐसा लगे कि वह व्यक्ति जो है साक्ष्यों को मिटा सकता है या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो वह ऐसा ना कर पाए। इसके लिए भी पुलिस अधिकारी जो है ऐसे व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब इसके बाद जो इसका डी पॉइंट है या डी बिंदु है, ये कहता है ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रलोभन, मतलब कि उसको जो है इंड्यूस कर रहा है, प्रलोभन देने, धमकी देने या वायदा करने से निवारित करने के लिए, ताकि ऐसा व्यक्ति ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट ना कर पाए। पुलिस अधिकारी के पास एक यह भी आधार है कि भाई वह जो व्यक्ति है वह क्या कर सकता है कि इस मामले के तथ्यों से जो परिचित व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को ऐसा व्यक्ति प्रलोभन दे सकता है, धमकी दे सकता है, या उनके साथ जो है कोई वायदा कर सकता है कि वो जो है ऐसे तथ्यों को न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने बतलाने से या उनको जो है कहने से जो है निवारित कर दे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि पुलिस अधिकारी जो है किस स्थिति में, जब कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को संदेह है कि ऐसा व्यक्ति जो है क्या कर सकता है कि उन तथ्यों को जानने वाले जो व्यक्ति, उन तथ्यों के बारे में जिनको पता है उन व्यक्तियों को वो इंड्यूस कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उसे इस धारा के अंतर्गत बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है। अब इसके बाद जो इसका ई पॉइंट है वो क्या कहता है, क्योंकि जब तक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाता उसकी न्यायालय में उपस्थित जब कभी भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। मतलब कि पुलिस अधिकारी को यह संदेह है कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी इस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित करवाने की जरूरत होगी तब वह उपस्थित नहीं हो पाएगा या पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस अधिकारी जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सब क्लॉज 1 के बी क्लॉज में जो है ये सारी बातें यहाँ पर बतलाई। अब इसी के साथ साथ इस सेक्शन में
आगे यह कहा गया कि अब ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित में अभिलेखित करेगा। मतलब कि पुलिस अधिकारियों को जब कभी भी वह इन आधारों पर, जो आधार यहाँ पे दिए हैं, इन आधारों पर जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो पुलिस अधिकारी उन कारणों को बताएगा, इनमें से किस कारण से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है वह जो है अभिलिखित करेगा, अपने रिकॉर्ड में चढ़ाएगा कि भाई ये कारण है, इसीलिए इस व्यक्ति को सेक्शन 41 के सो एंड सो क्लॉज के अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। अब इसी के साथ देखिए यहां पर इन्होंने बात कही, गिरफ्तारी करता है तो लिखना है, लेकिन 2010 से पहले यह व्यवस्था नहीं थी कि अगर पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी नहीं करते हैं किसी व्यक्ति की तो ऐसी स्थिति में उनको वहां पर लिखना पड़ता है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 2010 के पहले जब इसमें ये परंतुक जुड़ा था, ध्यान दीजिएगा, ये जो परंतुक है ये 2010 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इस परंतुक में यह बतलाया गया है कि पुलिस अधिकारी जब किसी व्यक्ति को, जिसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, वह अपराध 7 साल से कम उम्र के कम दंड से दंडनीय है, उस अपराध के लिए जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है पुलिस अधिकारियों को कारण लिखना पड़ेगा, कारण अभिलिखित करना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर 2008 में ये सारी बातें जोड़ी गई, जिसमें जो है आखिरी में यह भी बता दिया गया कि पुलिस अधिकारी अगर गिरफ्तार करता है तो उसे कारण बताने होंगे कि इन आधारों में से किन आधारों पर गिरफ्तार कर रहा है। और इसी के साथ साथ 2010 में एक परंतुक जोड़ दिया गया, यहाँ पर यह मेंशन कर दिया गया कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए पुलिस अधिकारियों की मनमानी को रोकने के लिए जो है 2010 में यह परंतुक जोड़ा गया। तो अब मित्रों हम देखते हैं कि सब क्लॉज बी ए को ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि क्लॉज बी और बी ए में एक अंतर है जिसके आधार पर इसको अलग करा जा सकता है। तो हम देखते हैं बी ए क्या कहता है। ये कहता है जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि उसने संज्ञेय अपराध किया। देखिए संज्ञेय अपराध यहां पर भी था, यहां पर भी था, मतलब कि दोनों में सिमिलरिटी है, कारित किया है जो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय है जो जुर्माना सहित या जुर्माने के बिना 7 वर्ष से अधिक। ध्यान दीजिएगा बी वाले क्लॉज में क्या था, 7 वर्ष से कम था। देखिए मैं यहां इसको कर देता हूं, 7 वर्ष से कम था। ऐसा कोई अपराध किया है जो संज्ञेय प्रकृति का है लेकिन वह 7 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है। लेकिन बी ए क्लॉज में जो है ऐसे मामलों को लिया गया है जो कि 7 साल से अधिक के दंड से या मृत्यु दंड के, देखिए आगे दिया हुआ है, या मृत्यु दंड का हो सकेगा, मतलब ऐसा दंड जो है मृत्यु दंड तक का हो सकता है। इन मामलों में पुलिस अधिकारी का ऐसी सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है, तो सेक्शन बी ए के आधार पर पुलिस अधिकारी सेक्शन 41 में जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो यहां पर यह जो है मैंने आपको सेक्शन बी और बी ए में डिफरेंस भी बताया। एक डिफरेंस और भी आप देख लीजिए कि यहां पर क्या कहा गया, जिसके विरुद्ध युक्त परिवाद किया गया, यहां पर परिवाद शब्द जोड़ा गया। दूसरा शब्द क्या जोड़ा गया, या कोई विश्वसनीय सूचना मिली है, दूसरा मैंने आपको लगवाया था विश्वसनीय सूचना मिली है, और तीसरा कोई युक्त संदेह विद्यमान है। लेकिन बी ए क्लॉज में केवल एक ही बात कही गई है, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है। मतलब कि एक अंतर हम ये भी मान लें कि परिवाद वाला जो है शब्द इसमें नहीं जोड़ा गया है बी ए में, इसी के साथ साथ संदेह विद्यमान वाला शब्द भी बी ए में नहीं है। बी ए क्लॉज में केवल शब्द कौन सा है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है पुलिस अधिकारी को कि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है, वो अपराध ऐसा है जो 7 साल से अधिक के दंड से दंडनीय है या मृत्यु दंड से दंडनीय है। तो मित्रों यहाँ पर ये जो है सेक्शन 41 का क्लॉज ए, क्लॉज बी और बी ए पर हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। मित्रों सेक्शन 41 के उपधारा 1 का अगले जो आधार हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है वह है सी नंबर पर देखिएगा। ए बी एंड बी ए हम देख चुके हैं, अब हम सी देख रहे हैं। सी कहता है
जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अंतर्गत अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है। ऐसा व्यक्ति जिसको राज्य सरकार ने या फिर इस संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बगैर वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, डी वाला ये कहता है जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। मतलब कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति है और वह संपत्ति इस प्रकार का संदेह है पुलिस अधिकारी को कि वह संपत्ति चुराई हुई संपत्ति है, और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह है, या हो सकता है किसी व्यक्ति ने उस संपत्ति के ऊपर अपराध कर उसको प्राप्त किया है। तो ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वो चीज है, पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। इसके बाद जो ई पॉइंट है वो ये बोलता है, जो पुलिस अधिकारी को उस समय किस समय बाधा पहुंचाता है, किस समय बाधा पहुंचाता है, जब वह अपना कर्तव्य कर रहा हो। पुलिस अधिकारी अपनी कोई ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है और कोई व्यक्ति उसके कार्य में बाधा पहुंचाता है, तो पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है। या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि किसी पुलिस अधिकारी की विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, तो उसको भी पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। या निकल भागने का प्रयत्न करता है, अगर कोई व्यक्ति निकल भागने का प्रयत्न करेगा विधिपूर्ण अभिरक्षा से, तो उसको भी पुलिस अधिकारी जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है एफ वाला, जो बोलता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से अभितेजक होने का उचित रूप से संदेह है, कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि संघ के सशस्त्र बलों के द्वारा अभितेजक भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, जो किसी भी कारण से संघ के सशस्त्र बलों से अभितेजित कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर पुलिस अधिकारी को यह संदेह है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि किसी संघ के सशस्त्र बलों से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, या ऐसा व्यक्ति अभितेजक है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उसे भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है जी वाला, ये बोलता है प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन। देखिए, दो देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि होती है। जैसे कि अगर कोई अपराधी है जो भारत में अपराध कर चुका हो, भारत के बाहर चला गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत हम जो है उस देश से, जिस देश में ऐसा व्यक्ति है, उससे उसकी डिमांड कर सकते हैं कि भाई उसको हमें दे दीजिए। उसी प्रकार से हमारे देश में भी अगर कोई बाहर के व्यक्ति ने अपराध कर दिया है, तो प्रत्यर्पण संधि के तहत हम भी जो है ऐसे व्यक्ति को जो किसी दूसरे में देश में अपराध करके आया, भारत में आ गया, उसको गिरफ्तार कर उसको सौंप सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी के संबंध में प्रावधान किया गया है, प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रत्यर्पण संबंधी की किसी विधि के अधीन जो है निरुद्ध किया जाना है, और उसको जो है निरुद्ध किए जाने का वो भागी है, तो ऐसी स्थिति में भी पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अगला पॉइंट है एच वाला, ये बोलता है धारा 350 जो है सीआरपीसी की, लिख लीजिए यहां पर सीआरपीसी। धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन छोड़ा गया सिद्ध दोष जो नियमों को भंग करता है। देखिए, धारा 356 के अंतर्गत जो उपधारा 5 में है, किसी व्यक्ति को किसी कुछ नियमों के तहत कि आप इन नियमों का पालन करेंगे, आप ऐसा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उसको छोड़ दिया जाता है कि आप अपने समाज में वापस जाइए, दुनिया में वापस जाइए, जेल वापस छोड़ दिया जाता है। और अगर वह व्यक्ति उन नियमों का भंग करता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, बगैर मजिस्ट्रेट के आदेश के, बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन छोड़ा गया सिद्ध दोष। अब अगला जो आखिरी पॉइंट है आई वाला, ये बोलता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अधिअपेक्षा प्राप्त हो चुकी है। देखिए, सिंपल सी बात है, हर पुलिस अधिकारी
अपने क्षेत्र में कार्य करता है और वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, हाँ पूरे भारत में कर सकता है, लेकिन बात समझिएगा कि जहां पर एक पुलिस अधिकारी ने एक पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है और ऐसी स्थिति में अगर वह उसके पकड़ से बाहर जा चुका है लेकिन वह किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के निकट है जो कि उसे गिरफ्तार कर सकता है, तो एक पुलिस अधिकारी दूसरे पुलिस अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह जो है उस व्यक्ति को पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले। तो यहाँ पर यही किया गया, कहा गया है जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक, ध्यान रखिएगा लिखित भी हो सकती है मौखिक भी हो सकती है, अधिअपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी जिसे ऐसी अधिअपेक्षा प्राप्त हो चुकी है वह भी ऐसे व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है वो जो पुलिस अधिकारी जिसको अधिअपेक्षा की गई है, जो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, वह यह ध्यान से देखेगा कि जिस व्यक्ति को जिस अपराध के लिए गिरफ्तार करना है वह व्यक्ति क्या धारा 41 के अंतर्गत उस पुलिस अधिकारी को यह शक्ति है जिसने अधिअपेक्षा की है कि वो बगैर वारंट की गिरफ्तार कर ले। अगर उसको भी शक्ति थी बगैर वारंट की गिरफ्तार करने की और उसने अधिअपेक्षा की है, तो ये जो अधिकारी है यह भी बगैर वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो मित्रों इस प्रकार से जो है धारा 41 में टोटल 10 पॉइंट्स मैंने आपको बतलाए जिनमें पुलिस अधिकारी जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है संज्ञेय मामलों में। अब हम बात करते हैं धारा 41 की उपधारा 2 जो कहती है असंज्ञेय मामलों के संबंध में। मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूं, आप सुनिएगा। धारा 42 के उपबंधों के अधीन, धारा 42 अभी हम देखेंगे जिसमें जो है यह बताया गया है कि, एक मिनट में आपको रीड कर देता हूं, नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 42 में बताया गया है नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। तो यहाँ पर सेक्शन 41 का जो सब क्लॉज 2 है ये बोलता है धारा 42 के उपबंधों के अध्ययन कोई व्यक्ति जो किसी असंज्ञेय अपराध, ध्यान दीजिएगा, असंज्ञेय अपराध से संबंधित है या जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या इस प्रकार उसके संबंधित होने का युक्त संदेह विद्यमान है को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, असंज्ञेय अपराधों में किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अगर वो मामला, जहां तक सेक्शन 42 में जिन आधार है उनके सिवाय जो है ये सेक्शन बात करती है। तो इस प्रकार से मित्रों सेक्शन 41 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें मैंने आपको पूरी बातें बतलाई। और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। मित्रों जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वह है सेक्शन 41B धारा 41 खा। ये बोलता है गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। जब कभी भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह किस प्रक्रिया को फॉलो करेगा और इसी के साथ साथ पुलिस अधिकारी के, ऐसे पुलिस अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य होंगे, इनका उल्लेख जो है सेक्शन 41B में किया गया है, धारा 41 खा में किया गया है। देखिए मित्रों ये जो सेक्शन है यह प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम के लिए इसमें उतना कंटेंट नहीं है कि इससे जो है मेंस में क्वेश्चन बन पाए, तो आप इसको प्री के लिए तैयार करिएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो पुलिस अधिकारी अपनी पहचान, जो पुलिस अधिकारी है उसकी पहचान, उसका नाम, उसका बैच नंबर, इन सबको अपने पास धारण करेगा। मतलब कि उसकी नेम प्लेट लगी होगी, उसमें उसका नाम होगा, उसमें बैच नंबर होगा, ये सारी चीजें वह धारण करेगा। और इसके बाद जो है जब वो गिरफ्तार कर रहा है तो वह मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा। उस ज्ञापन में जो है क्या क्या होगा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका वर्णन होगा। उसके बाद जो है उस ज्ञापन में एक ऐसे व्यक्ति के सिग्नेचर कराए जाएंगे जो कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति के परिवार का है या उसके पहचान का है या कह सकते हैं उसका फ्रेंड वगैरह है, उसके सिग्नेचर कराए जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति के सिग्नेचर कराए जाएंगे जो कि उसके मोहल्ले में जहां उसकी गिरफ्तारी हो रही है उस मोहल्ले का कोई भी एक व्यक्ति जो है वह उसके सिग्नेचर करेगा, काहे के लिए, अनुप्रमाणन के लिए कि भाई जो है इस व्यक्ति को इसके सामने गिरफ्तार किया गया।
और इसके बाद जो है जब गिरफ्तार जो सिग्नेचर हो जाएंगे, उसके बाद उस व्यक्ति के भी सिग्नेचर कराए जाएंगे जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 41B में यही सारी बातों का उल्लेख किया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सेक्शन 41B में जो है गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य बतलाए गए हैं। अब इसके बाद जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वह है सेक्शन 41C। ये सेक्शन भी केवल प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम में इसको जो है नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें उतना कंटेंट नहीं है। तो इसमें यह बताया गया है कि जिलों में नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई। हर जिले में जो है ये सेक्शन बोलती है कि प्रत्येक जिले में या राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है, राज्य सरकार जो है क्या करेगी, जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर एक जो है कंट्रोल रूम स्थापित करेगी और उसमें जो है जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है उनका नाम बोर्ड पर लिखा जाएगा, उनके परिवार का या जिन व्यक्तियों को सूचित किया गया कि इसे गिरफ्तार किया गया उन सब के बारे में जानकारी होगी। तो इसके बारे में जो है आप ध्यान रखिएगा। इस सेक्शन में क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट की व्यवस्था की गई है, राज्यों में नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, देखिए कंट्रोल का यहाँ पर सी को अंडरलाइन कर लीजिए और धारा 41 के सी को याद कर लीजिए। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा कि सेक्शन 41C में कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद जो हमारी अगली इंपॉर्टेंट सेक्शन है वह है सेक्शन 41D, धारा 41 घ। ये बताता है परिप्रश्नों के दौरान, परिप्रश्नों के दौरान का मतलब है इंट्रोगेशन के दौरान, जब पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रहा है, इंट्रोगेशन कर रहा है, तो इंट्रोगेशन के दौरान, परिप्रश्नों के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति का अपने पसंद के, ध्यान रखिएगा, अपने पसंद के, अपनी चॉइस के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। मतलब कि ये सेक्शन क्या करती है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है और उसका इंट्रोगेशन हो रहा है, उससे जो है पूछताछ की जा रही है, उससे परिप्रश्न किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये सेक्शन उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जिसका इंट्रोगेशन हो रहा है उसे यह शक्ति देती है कि वह अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सके। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि पूरे परिप्रश्नों के दौरान, पूरे इंट्रोगेशन के दौरान उसका अधिवक्ता उसके साथ ही बैठेगा। नहीं, यहां पर इतनी स्वतंत्रता नहीं दी है। यहां पर यह बताया गया है कि उसे अधिकार होगा कि वो मिल सकता है, लेकिन पूरे परिप्रश्नों के या पूरे इंट्रोगेशन के दौरान नहीं। अब इसके बाद जो है, अच्छा यहां पर आप एक चीज और ध्यान रखिए कि ये सेक्शन 41B से लेकर 41D तक, यहां पर 41D तक ये सारी की सारी ये तीनों सेक्शन जो है 2008 के अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं। 2008 के अमेंडमेंट के थ्रू ये तीनों सेक्शन जोड़ी गई थी, जिनको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वह है सेक्शन 42, धारा 42। मित्रों धारा 42 जो है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे मेंस में भी क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसको अच्छे से ही थोड़ा देख लीजिएगा। यहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में इसको बतला रहा हूं। इसका जो है इस सेक्शन 42 में जो है 3 सब क्लॉजेज हैं, या हम कह सकते हैं 3 सब सेक्शंस हैं, और इन 3 सब सेक्शंस में क्या बताया गया है देखते हैं। तो मित्रों सेक्शन 42 के सबसेक्शन 1 उपधारा 1 को जो है हमने यहां टुकड़ों में कर दिया है, उसको भागों में कर दिया है, जिससे कि समझने में आसानी होगी। क्या कहती है सेक्शन 42? ये बोलती है नाम और निवास, नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति जो है, कब नाम और निवास नहीं बताता, रीड करते हैं देखते हैं। जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर में असंज्ञेय अपराध किया है, नॉन कॉग्निजेबल, ध्यान रखिएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है सेक्शन 41 में देखा था हमने, यहां पर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं। असंज्ञेय अपराध किया है, पुलिस अधिकारी के सामने जो है असंज्ञेय अपराध किया है, या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग है, या ऐसे व्यक्ति के ऊपर यह अभियोग लगाया गया है कि इसने जो है पुलिस अधिकारी के समक्ष जो है
एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध किया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है। अब देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो यहां पर पुलिस अधिकारी जो है उसे जो है विदाउट वारंट के अरेस्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन पुलिस अधिकारी जो है उससे उसका नाम और पता पूछेगा कि भैया अपना सही नाम और पता बता दो। अगर वो व्यक्ति नाम और पता बताने से इनकार करता है, नहीं बताता है, या फिर ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ है, या हम ये कहें कि उस पुलिस जो वो नाम और निवास बता रहा है, पुलिस अधिकारी को यह विश्वास है कि वो जो बता रहा है वो झूठ बोल रहा है, वह गलत नाम और पता निवास अपना बता रहा है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अनिश्चित किया जा सके। तब पुलिस अधिकारी उसे बगैर वारंट के इसलिए गिरफ्तार करेगा कि उस व्यक्ति का सही नाम और उसका सही निवास स्थान पता किया जा सके। तो सेक्शन 42 के सब क्लॉज 1 में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को जब असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब कोई पुलिस अधिकारी के समक्ष करता है तो पुलिस अधिकारी उसका नाम और निवास पूछेगा। अगर वो नाम और निवास नहीं बताता है तो फिर पुलिस अधिकारी जो है उसे इसलिए गिरफ्तार करेगा कि वह अपना सही नाम और निवास स्थान बता दे। अब इसके बाद जो सब क्लॉज 2 है यह कहती है कि जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अनिश्चित कर लिया जाता है, मतलब कि जब उस व्यक्ति का जिसने नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध किया है उसका नाम और निवास पता कर लिया है, जान लिया है, तब वह प्रतिभुओं सहित मतलब विथ बॉन्ड या रहित विदाउट जो है सिक्योरिटी या बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। अब इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। नाम और पता जानने के लिए पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया। अब नाम और पता पुलिस अधिकारी को उसका सही चल गया है तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी क्या करेगा कि उस व्यक्ति से बॉन्ड भराएगा। अब वो बॉन्ड जो है प्रतिभुओं सहित भी हो सकते हैं, रहित भी हो सकते हैं, विद सिक्योरिटी भी श्योरिटी भी हो सकते हैं और विदाउट श्योरिटी भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी वो बॉन्ड भरा लेगा और बॉन्ड भराने में उससे यह अभिनिश्चित कर लेगा कि जब कभी भी मजिस्ट्रेट के सामने उसको बुलाया जाए तो वह उपस्थित होगा। तो सब क्लॉज जो है 2 में ये बात बताई गई है। इसके साथ इसमें एक परंतु लगाया हुआ है। परंतु में ये कहा गया है, परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वह भारत का निवासी नहीं है, भारत का जो है रेसिडेंट नहीं है, तब क्या होगा, तो वह बंधपत्र भारत में निवासी प्रतिभु या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब जो व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, अब उसे मान लो कि वो भाग गया, विदेश चला गया और पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट जो है उसको बुला रहा है और वो है ही नहीं भारत में, तो पुलिस अधिकारी भी जो है कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत का निवासी नहीं है, अगर उस व्यक्ति से बॉन्ड भराना है, ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति से बॉन्ड भराना है तो वह बॉन्ड किसी भारत के ऐसे व्यक्ति जो भारत में निवास करते हैं, या हम कहें जो भारत के निवासी हैं, भारत के सिटीजन हैं, उन व्यक्तियों की सिक्योरिटी मतलब श्योरिटी पर, उन व्यक्तियों की यहाँ पर प्रतिभुओं के द्वारा ही मतलब उनकी गारंटी पर ही उस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा। इस बात के बारे में क्लॉज 2 में प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद जो इस सेक्शन का क्लॉज 3 बोलता है वो यह बोलता है, यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर ऐसा व्यक्ति का सही नाम और निवास अनिश्चित नहीं किया जा सकता, तो आप जानते हैं कि अगर 24 घंटे के भीतर नाम और निवास नहीं पता चल रहा, मतलब वो व्यक्ति 24 घंटे तक पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको उपस्थित कर दो और मजिस्ट्रेट जो है जैसा आदेश दे वैसा करना है। तो सेक्शन 42 में ये सारी बातें बताई गई। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि सेक्शन 42 के अंतर्गत
या ये कह सकते हैं नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी जो है किस जो है कौन से अपराध ऑफेंस में जो है कैसे किस प्रकृति के मामलों में जो है इस प्रकार की गिरफ्तारी के प्रावधान किए गए हैं। तो मित्रों यहाँ पर आप जो है असंज्ञेय अपराध ध्यान रखिएगा। मेन बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दिमाग में बैठाने के लिए कि असंज्ञेय अपराध के संबंध में सेक्शन 42 है। सेक्शन 41 संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए थी, सेक्शन 42 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, जहां पर पुलिस अधिकारी बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति नाम और निवास नहीं बता रहा है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा, सेक्शन 42 की कार्रवाई करेगा। तो यहां पर ये बात कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं हमारी अगली सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन। मित्रों सीआरपीसी की जो अगली वह है सेक्शन 43। यह बात करती है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया। देखिए मित्रों ये सेक्शन जो है एक प्राइवेट व्यक्ति को, एक कॉमन पर्सन को भी यह राइट देती है कि वह इन परिस्थितियों में जो इस धारा में वर्णित हैं, इन परिस्थितियों में किसी अपराधी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो क्या कहती है सेक्शन 43 हमारी? ये कहती है प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में क्या करता है? अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है। ध्यान रखिए प्रेजेंस में करता है। कौन सा अपराध करता है? अजमानती और संज्ञेय। अब अजमानती अपराध कौन से हैं जो हमने देख चुके हैं, हमारी जो हमने जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था तो हमने आपको बताया था ऐसे अपराध जो कि फर्स्ट शेड्यूल में अजमानती घोषित किए गए हैं वे अपराध जो है अजमानती अपराध हैं। और संज्ञेय अपराध कौन से हैं? संज्ञेय अपराध वो हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल के तहत संज्ञेय घोषित किए गए हैं और जिनमें पुलिस अधिकारी जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है। तो ऐसे अपराध जो अजमानती और संज्ञेय हैं या फिर कोई उद्घोषित अपराधी है, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो कि उद्घोषित अपराधी है, तो इन्हें पकड़ने के लिए प्राइवेट व्यक्ति जो है उन्हें खुद गिरफ्तार कर सकता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि भाई प्राइवेट व्यक्ति जो है कब गिरफ्तारी कर सकेगा, तो ऐसे अपराधों में जो कि अजमानती और संज्ञेय है या फिर कोई उद्घोषित अपराधी है, तो ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। यहां पर आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर मैंने आपको बताया प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति, मतलब प्रेजेंस में कर रहा हो अपराध। ऐसा नहीं है कि अपराध कहीं हो गया उसके बाद जब पता चला फिर ढूंढने निकले, नहीं, ये सारा काम पुलिस अधिकारी का है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के बारे में पता चलता है कि कोई अपराध घटित हुआ है तो वह व्यक्ति जो है पुलिस अधिकारी को सूचना देता है और पुलिस अधिकारी जाकर फिर कार्रवाई करता है। लेकिन अगर प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई अपराध हो रहा है या अपराध हुआ है और वह अपराध अजमानती और संज्ञेय प्रकृति का है, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर सकता है, खुद पकड़ सकता है, या फिर कोई उद्घोषित अपराधी है उसे खुद पकड़ सकता है। अब प्राइवेट व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, तो ऐसी स्थिति में अब क्या प्रक्रिया फॉलो की जाएगी? तो सेक्शन 43 बोलती है कि ऐसा प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे अनावश्यक विलंब के बिना, ध्यान रखिएगा शब्द सुनिएगा, अनावश्यक विलंब के बिना, बगैर देरी के जो है क्या करेगा? निकटतम पुलिस अधिकारी, जो भी निकटतम पुलिस अधिकारी है उसके हवाले कर देगा, उसको सौंप देगा। अब जब वो पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया तो पुलिस अधिकारी क्या प्रक्रिया अपनाएगा? तो इसी सेक्शन में बताया गया है पुलिस अधिकारी उसे या तो सेक्शन 41 धारा 41 के तहत, अगर वो उन अपराधों में आता है तो धारा 41 के तहत उसकी गिरफ्तारी करेगा, और अगर धारा 41 में नहीं आता है तो धारा 42 में जो है 42 में, जहां पर कि नाम और निवास बताने के लिए। तो भाई 41 में कब आएगा? जब वह मामला संज्ञेय प्रकृति को, ध्यान रखिएगा प्राइवेट व्यक्ति जब किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे नहीं पता होता कि ये अपराध जो है संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, तो ऐसी स्थिति में वह गिरफ्तार तो कर लेता है, लेकिन पुलिस अधिकारी को यह पता होता है कि यह अपराध संज्ञेय प्रकृति का है कि असंज्ञेय प्रकृति का है। तो अगर संज्ञेय प्रकृति का अपराध हुआ और सेक्शन 41 के अंतर्गत आने वाला अपराध हुआ तो पुलिस अधिकारी उसे बगैर वारंट के गिरफ्तार करने वाली प्रक्रिया इस्तेमाल कर उसको ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तार करेगा। और यदि वह
असंज्ञ प्रकृति के अपराधों में आने वाला अपराध है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी क्या करेगा? पुलिस अधिकारी सेक्शन 42 की कार्रवाई करेगा, धारा 42 की कार्रवाई करेगा, जिसमें जो है पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से जिसे गिरफ्तार किया गया है उससे उसका नाम और निवास पूछेगा कि भाई कहाँ रहती हो, क्या रहती? अगर वह नाम और निवास बता देता है, सही बता देता है, तो उसे जो है बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं बताता है तो पुलिस अधिकारी जो है उसको जानने के लिए उसको गिरफ्तार करेगा। जब तक कि उसका नाम पता सही नहीं पता चल जाता उसको गिरफ्तार कर लेगा, और गिरफ्तार करने के बाद अगर 24 घंटे में नाम और निवास पता नहीं चलता तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। तो यह प्रक्रिया जो है सेक्शन 43 में दी हुई है। तो इससे जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद है सेक्शन 44 धारा 44, यह बोलती है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक मजिस्ट्रेट भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायपालिका मजिस्ट्रेट दोनों सम्मिलित हैं। मतलब कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों सेक्शन 44 में जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या है इसके जो है मेन इंग्रेडिएंट देखते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, यहां पर भी आपको ध्यान रखिएगा, बेयरेक्ट में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि या तो कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई व्यक्ति अपराध करता है। ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति अपराध करता है और वह स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, जिस स्थान पर वह अपराध कर रहा है वह ऐसे मजिस्ट्रेट की, चाहे वो कार्यपालिका मजिस्ट्रेट हो या न्यायपालिका मजिस्ट्रेट हो, उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है। तो यहां पर मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है, हमने सेक्शन 43 में देखा कि जो अपराध की प्रकृति होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए? अजमानती और संज्ञेय अपराध होने चाहिए। और इसके पहले हमने जो 42 में देखा वहां पर जो है असंज्ञेय अपराध होने चाहिए। 41 में देखा हमने संज्ञेय अपराध देखा। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिए कि सेक्शन 44 में कोई अपराध वर्ड यूज किया गया है। ध्यान रखिएगा, कोई अपराध, एनी ऑफेंस। मतलब मजिस्ट्रेट के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो अपराध संज्ञेय है, असंज्ञेय है, जमानती है, अजमानती है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कोई भी अपराध घटित हो रहा है और ऐसी जगह पे हो रहा है जो कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर आता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है उसे खुद गिरफ्तार कर सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को आदेश दे सकता है उसे गिरफ्तार करने के लिए, और गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट जो है उन्हें पुलिस के हवाले सौंप सकता है। तो यहां पर जो है ये सेक्शन 44 जो है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करती है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यही प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 45 ये बोलती है सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण। अब आप ध्यान रखिएगा, इससे जो है प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन यही आया था कि किस धारा के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। तो आप जो है सेक्शन 45 को ध्यान रखिएगा कि धारा 45 में जो है सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तारी से संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं कि जब सशस्त्र बल के सदस्य अपने कार्य का निष्पादन या अपने कार्य को कर रहे हो तब ऐसी स्थिति में ये सेक्शन प्रोटेक्ट कर दी। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जो है सशस्त्र बलों का सदस्य है लेकिन वो अपने छुट्टी पर चला गया और छुट्टी में कोई अपराध करता है तो वह इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। इस सेक्शन में सेक्शन 45 में उसे सेक्शन 45 का संरक्षण उसे तभी मिलेगा जब वह व्यक्ति जो है अपने कार्यों का निष्पादन, अपनी ड्यूटी का जो है निष्पादन कर रहा है, अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 45 जो है ऐसे सदस्यों को जो कि सशस्त्र बलों के सदस्य हैं इनको संरक्षण देता है। मित्रों सीआरपीसी की जो अगली सेक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है वह है सेक्शन 46 धारा 46। ये बताती है गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, अरेस्ट हाउ मेड। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिसने जो है कोई अपराध किया है, तो जब गिरफ्तार करता है तो ऐसी स्थिति में वह गिरफ्तारी कैसे करेगा, उसको
छुएगा, पकड़ेगा, उसको जकड़ेगा, रस्सी से बांधेगा, क्या प्रक्रिया फॉलो करेगा अरेस्ट करने के लिए, क्या क्या नियमों को, क्या क्या प्रतिबंधों को जो है उसको पालन करना होगा, वह सारी की सारी इस सेक्शन 46 में बतलाई गई हैं। तो मित्रों शुरू करते हैं, क्या कहती है सेक्शन 46। मित्रों सेक्शन 46 में है जो है 4 सबसेक्शंस है, ध्यान रखिएगा 4 सबसेक्शंस हैं, जो कि सबसे पहली सबसेक्शन यह बोलती है गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति। अब यहां पर आप अन्य व्यक्ति पर अंडरलाइन कर लीजिए कि अन्य व्यक्ति में जो है मजिस्ट्रेट भी शामिल है और कोई ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसे मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट करने के लिए प्राधिकृत कर रखा है। तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा, मतलब कि उसको जो है फिजिकली उसको जो है होल्ड करेगा, छुएगा, पकड़ेगा या परिरुद्ध करेगा या उसको डिटेन कर सकता है, जब तक कि, अब यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जब तक कि वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दे। मतलब कि पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो अरेस्ट कर रहा है वह उस व्यक्ति को वैसे सामान्यतः तो छुएगा, पकड़ेगा, सब करेगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने जो जिसको गिरफ्तार किया जाना है वह अपने आप को या तो वचनों के द्वारा या कर्म के द्वारा क्या कर देता है, समर्पित कर देता है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के हवाले कर देता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी जो है उसको इस तरह से छुएगा या परिरुद्ध करेगा, यह आवश्यक नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे इसी सेक्शन में एक परंतु पर। यह परंतु जो है ध्यान रखिएगा, यह परंतु 2008 के संशोधन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, जो कि विशेष रूप से स्त्रियों की गिरफ्तारी संबंधित प्रावधान करता है। इस परंतु में या प्रोवाइडेड में यह कहा गया है कि जब कभी भी किसी स्त्री की गिरफ्तारी करनी है तो उस स्त्री की गिरफ्तारी जो है किसी स्त्री के द्वारा ही की जाएगी, पहली बात। दूसरा, जब कभी भी गिरफ्तारी की जाएगी तब जैसे ही उस स्त्री को यह बताया जाएगा कि आपको फलाना फलाना मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो तभी वह पुलिस अधिकारी यह उपधारणा करेगा, मान लीजिए प्रिजम्पशन करेगा कि उस स्त्री ने अपने आप को समर्पित कर दिया है, मतलब कि पुलिस अधिकारी बल का प्रयोग नहीं करेगा, उसको नहीं छुएगा। अब यहां पर दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि पुलिस अधिकारी, स्त्री पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित ना हो, अवेलेबल ना हो, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य महिला के सामने ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, जिसमें पुलिस अधिकारी जो है उस महिला की गरिमा का, उस महिला के साथ जो है शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी गिरफ्तारी करेगा। यह प्रावधान जो है सेक्शन 46 के सब क्लॉज 1 के प्रोवाइडेड में सेक्शन ईयर 2008 में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 46 के सब सेक्शन 2 पर, उपधारा 2 पर। यह बताती है यदि ऐसा व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी किए जाने के प्रयास का बलतः प्रतिरोध करता है, मतलब कि अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए बल का प्रयोग कर अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, वही अन्य व्यक्ति जो मैंने ऊपर बताया, गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधन, जो भी साधन पुलिस अधिकारी के पास उपलब्ध है जो गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक है, उन सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिए, इन सब साधनों में जो है रस्सी भी आ जाएगी कि भाई रस्सी से बांध दो, हथकड़ी लगा दो, किसी कमरे में बंद कर दो, ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर अन्य सब साधनों में शामिल है। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन है, अगला सब क्लॉज है, वो ये बोलता है कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। अब आप यहां पर ये ध्यान रखिए कि ये वो सेक्शन है जिसमें पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करने के समय एनकाउंटर भी कर सकते हैं, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। लेकिन कब, यह सेक्शन हमें बताती है, सब क्लॉज हमें बताता है। क्या कहता है, मैंने आपको बताया। तो देखिए
जब कभी भी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी अपराध का अभियोग है उसे अरेस्ट करना है, और वो जो अभियोग है जिसके लिए उसे अरेस्ट करना है वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। समझिएगा, दंडनीय नहीं है मृत्यु या आजीवन कारावास से, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सेक्शन को हम रिवर्स कर लें, उल्टा कर दें, तो हमें क्या समझ में आएगा, क्या अर्थ निकलेगा? अर्थ ये निकलेगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के अभियोग के लिए गिरफ्तार किया जाना है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक केस है जो इस बात को और स्पष्ट करता है। केस का नाम है मक्खी सिंह वर्सेस स्टेट, AIR 1955 का केस, इलाहाबाद का केस है। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी चोरी के अभियोग में गिरफ्तार किया जाना है तो ऐसी स्थिति में उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी बंदूक से गोली नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह उस अपराध के लिए मत कह सकते हैं उस श्रेणी से ऊपर चला जाता है, क्योंकि चोरी के अपराध में जो है दंड कितना दिया जा सकता है, जो है 3 साल तक का, या अन्य श्रेणियों में जाए तो थोड़ा और ज्यादा है, लेकिन मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिए पुलिस अधिकारी जो है उसको गोली से नहीं मार सकते हैं। तो यहां पर आप इस केस को भी ध्यान रखिएगा, मक्खी सिंह वर्सेस स्टेट, AIR 1955 का केस। अब हम चलते हैं सब क्लॉज 4 पर। धारा 46 की सब क्लॉज 4 उपधारा 4 ये बताती है, मित्रों इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सेक्शन है ये 2005 में अमेंडमेंट के थ्रू ये वाला पोर्शन भी जोड़ा गया इस सेक्शन में, और ये सेक्शन भी महिलाओं, स्त्रियों के संबंध में, स्त्रियों की गिरफ्तारी के संबंध में जोड़ा गया था। देखिए क्या कहता है, ये कहता है असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात, मतलब कि जब सूर्य डूब जाता है रात में, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्य उदय के पहले, मतलब कि जब तक दिन ना हो जाए के पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। मतलब इसकी एक ही बात लाइन समझ लीजिए कि रात में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं करना है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थितियां ना हो, मतलब कि उस महिला की गिरफ्तारी रात में करना आवश्यक ना हो, तो ऐसी महिला की गिरफ्तारी रात में नहीं की जाएगी, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले नहीं की जाएगी। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो अगर जरूरी है तो उसके लिए भी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? वहां स्त्री पुलिस अधिकारी, कोई लेडी पुलिस ऑफिसर जो है क्या करेगी, लिखित में रिपोर्ट करेगी। किसको करेगी? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को। क्या कि भाई उसको जो है इस महिला को विशेष परिस्थितियां अरेस्ट करना है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को वह रिपोर्ट करेगी कि अनुज्ञा दी जाए, अनुज्ञा भी प्राप्त की जाए जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तार किया जाना है। कुल मिलाकर आप इतनी मोटी बात समझ लीजिए कि अगर किसी महिला को रात में गिरफ्तार करना है तो जो लेडी पुलिस ऑफिसर है वह क्या करेगी, वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से जो है परमिशन लेकर उससे आदेश प्राप्त कर ही रात में या सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय के पहले किसी महिला को गिरफ्तार कर सकती है। तो मित्रों ये जो सेक्शन है, सेक्शन 46, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, अरेस्ट हाउ मेड, हमने देखी। अब हम चलते हैं हमारी अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। मित्रों जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वह है सेक्शन 48। यह बोलती है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना, परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शन। तो पहले हम आपको इसको रीड कर देते हैं, फिर आपको समझाएंगे क्या है इसमें। ये कहता है पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। आप समझिएगा कि जब कभी भी किसी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकार है बगैर वारंट के, और वह व्यक्ति
उस पुलिस अधिकारी की जुरिडिक्शन से बाहर चला गया है। तो ऐसी स्थिति में यह सेक्शन उस पुलिस अधिकारी को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह उस व्यक्ति का पीछा करने के लिए भारत के किसी भी स्थान में जा सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है। तो यहां पर ये जो सेक्शन 48 है, ये आप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। मेंस में इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 49, यह बोलता है अनावश्यक अवरोध ना करना, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। अब समझिएगा मित्रों, ये सेक्शन ये बोलती है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को इतना ज्यादा अधिक रिस्ट्रेंट नहीं करना है या इतना ज्यादा उसको अवरोध नहीं करना है जितना कि उसकी गिरफ्तारी के लिए या उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। बात समझ में आई? तो ये सेक्शन भी प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपन जरा इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध ना किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। बात समझ में आई? अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से अवरोध पैदा करता है किसी व्यक्ति को और वह व्यक्ति जो है अपने आप को पुलिस अधिकारी को सरेंडर कर चुका है, वो भाग भी नहीं रहा है, उसके बाद भी अगर पुलिस अधिकारी जो है क्या करता है, उसको अनावश्यक रूप से उसको जो है अवरोध करता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कार्य आईपीसी की धारा 220, ध्यान रखिएगा, इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 220 के तहत ऑफेंस होगा, पनिशेबल है। इसी के साथ साथ पुलिस एक्ट की सेक्शन 29, पुलिस एक्ट जो है पुलिस अधिनियम की धारा 29 सेक्शन 29 के अंतर्गत भी अपराध होता है। तो आप 49 को ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 50, यह बोलता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार, ध्यान रखिएगा, गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकारों की इत्तला दी जाना। देखिए मित्रों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 में गिरफ्तार व्यक्तियों कुछ अधिकार दिए गए हैं, या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्या कहा गया है कि भाई जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको उसके आधार की, उसे किन किन आधारों पर किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है इसके बारे में उसे सूचित करना होगा। और इसी के साथ साथ अगर वह व्यक्ति जमानत पर छूटने का अधिकारी है, उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है, तो उसे जानकारी भी देनी होगी। तो उसी प्रकार से या हम कह सकते हैं आर्टिकल 22 को लागू करने के लिए सेक्शन 50 यहां पर सीआरपीसी में यह कहती है गिरफ्तार किया गया व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकारों की इत्तला दी जाना। इसमें सब क्लॉज 1 है, ये कहता है किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत, ध्यान रखिएगा, अंडर लगाइए, आप अंडरलाइन करिए, तुरंत संसूचित करेगा। मतलब कि देखिए, हम जो है, हमारा देश जो है कह सकते हैं कि सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दे सकता है, देता है, और स्वतंत्र, किसी व्यक्ति का स्वतंत्र रहना एक नियम है, और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी या उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना या उसकी स्वतंत्रता को भंग करना यह एक अपवाद स्वरूप होता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके संविधान के तहत जो उसे स्वतंत्रता मिली हुई है उसको उससे क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, क्यों उससे दूर किया जा रहा है। तो आर्टिकल सेक्शन 50 जो है आप ध्यान रखिएगा, इसमें यह भी बताया गया है कि अगर वह व्यक्ति जमानत पर छूटने का अधिकारी है तो उसे यह भी बताया जाएगा कि वह जमानत के लिए आवेदन दे दे, उसको जमानत इस मैटर में मिल सकती है और वह छूट सकता है। तो आप इसको यहां पर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 50 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकारों की इत्तला दिया जाना उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है जो उसे गिरफ्तार करता है। अब इसके बाद जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 54A। अब ये सेक्शन बोलती है
गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त, ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और उस व्यक्ति की पहचान, उस व्यक्ति की आइडेंटिफाई करना है, तो ऐसी स्थिति में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेक्शन 54A जो है प्रावधान करती है। यह कहती है कि जो कोई किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराध के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारता है, ध्यान रखिएगा, जिसकी अधिकारता उस मैटर में है, वह न्यायालय पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के निवेदन पर, अब पुलिस अधिकारी क्या करेगा कि भाई इस व्यक्ति की पहचान करनी है, तो वह किसको, मजिस्ट्रेट को, न्यायालय को जो है निवेदन करेगा। क्या करेगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त किए जाने का आदेश दे सकेगा। मतलब कि वह न्यायालय जो है किसके आवेदन पर, पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के आवेदन पर, और न्यायालय कौन सा है, जिसकी अधिकारता उस मामले में है, वहां पर ऐसे आवेदन आने पर न्यायालय जो है शिनाख्त करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आदेश दे सकेगा कि भाई इस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन करा लिया जाए। अब आइडेंटिफिकेशन जो है या तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा कराना है। अब अगर आप समझिए कि अगर वह व्यक्ति जो आइडेंटिफाई कर रहा है, या वो व्यक्तियों या कह सकते हैं एक से अधिक व्यक्ति हैं जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर वह व्यक्ति शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से निशक्त है, ध्यान रखिएगा इसका जो परंतुक है, ये परंतुक जो है 2005 में जोड़ा गया था सेक्शन 54A में, और ये कहता है कि 2013 में जोड़ा गया है ना, और ये जो सेक्शन है 54A ये 2005 में ऐड हुई थी, और इसमें ये जो संशोधन जो मैं आपको बता रहा हूं यह 2013 में संशोधन किया गया। आप समझिएगा कि जो व्यक्ति शिनाख्त कर रहा है, जो व्यक्ति पहचान कर रहा है, अगर वह व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निशक्त है किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में वह शिनाख्त जो है, वह आइडेंटिफिकेशन जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण, ध्यान रखिएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में कराई जाएगी, और जो है यह हम कह सकते हैं सुपरविजन ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में कराई जाएगी। अब इसी के साथ इसमें एक परंतु और यह भी कहता है कि जब इस प्रकार की शिनाख्त कराई जाए और ऐसा व्यक्ति जो शिनाख्त कर रहा है वह मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस शिनाख्त की, उस आइडेंटिफिकेशन परेड की पुलिस अधिकारी द्वारा या फिर किसी व्यक्ति द्वारा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो फिल्म भी तैयार कराई जाएगी। तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा, पहला तो किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में कराना है जब ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अशक्त है और वो आइडेंटिफाई कर रहा है, तो फिर मजिस्ट्रेट के सुपरविजन जरूरी है, और इसी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। यही प्रावधान सेक्शन 54A में किए गए हैं। अब इसके बाद जो हमारी ये सेक्शन भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सेक्शन 57 पर चलते हैं, ये हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। देखिए मैंने आपको बताया आर्टिकल 22 संविधान का अधिकार देता है हर व्यक्ति को कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और वह समय, जो समय उस व्यक्ति को जहां से गिरफ्तार किया गया वहां से लेकर न्यायालय तक का जो आने जाने का समय है वह 24 घंटे में से हटा दिया जाता है, डिडक्ट कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो सेक्शन 57 जो है यही प्रावधान हम कह सकते हैं संविधान के आर्टिकल 22 में जो अधिकार दिए गए हैं उन्हीं को लागू किया गया है इस सेक्शन में। सेक्शन 57 ये बोलती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध ना किया जाना। आप समझिएगा क्या कहता हूं, मैं इसको रीड करता हूं फिर आप समझिएगा। कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है, तथा ऐसी अवधि, कौन सी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में, मतलब अगर
167 में मजिस्ट्रेट ने कोई स्पेशल आदेश दे रखा है या नहीं दे रखा है तो फिर लागू होगा। अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, मतलब कि जहां पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वहां से लेकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक आने जाने को के समय को छोड़कर यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक की नहीं होगी। मतलब कि उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सेक्शन का ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 57 में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अब जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 58, ये बोलती है पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई पुलिस अधिकारी, ध्यान रखिए, कोई पुलिस अधिकारी या तो गिरफ्तार करता है किसी व्यक्ति को, यहां पर जो शब्द उपयोग किया गया पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी। देखिए, हर थाने का एक भारसाधक अधिकारी होता है और उसके थाना क्षेत्र में जितनी भी गिरफ्तारियां होती हैं वह सब की सब किसके पास ले जाई जाती हैं, किसको सूचित की जाती है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, कि भाई आपके क्षेत्र में इसको हमने बिगर वारंट के गिरफ्तार किया है। तो ऐसी स्थिति में वह पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का सेक्शन 58 के अंतर्गत यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि उसने बगैर वारंट के उस क्षेत्र में जितने लोगों की गिरफ्तारियां की हैं या करवाई हैं उन सब व्यक्तियों को या उन सब व्यक्तियों की सूचना, ध्यान रखिएगा, उन सब व्यक्तियों की सूचना जो है जिला मजिस्ट्रेट, जो डीएम साहब हैं, उनको देनी होगी। देखिए, एक जिले का मुखिया कौन होता है? एक जिले का मुखिया सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला जाता है आपराधिक दंड मामलों में, क्योंकि मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? जिला मजिस्ट्रेट मतलब, मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंड अधिकारी। तो ये वो अधिकारी है जो उस क्षेत्र पर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में या पुलिस स्टेशन में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है बगैर वारंट के, अगर वारंट के साथ गिरफ्तार किया है तो रिपोर्ट होगी ही, मजिस्ट्रेट के आदेश से हुआ है, लेकिन बगैर वारंट के गिरफ्तार किया है तो ऐसी स्थिति में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, प्री में पूछा जाता है कि उस रिपोर्ट की सूचना जिले में किस अधिकारी को या किस मजिस्ट्रेट को करनी होती है। तो सेक्शन 58 प्रोवाइड करता है, जो है व्यवस्था करता है कि उसकी सूचना जो है जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करनी होगी। क्लियर हुई बात? तो मित्रों, इस प्रकार जो है ये सारी हमने सेक्शन देखी। मित्रों, ये जो सेक्शन है, सेक्शन 48 से लेकर 58 तक जो मैंने आपको यहाँ इस बोर्ड पर रखी हुई है, ये सारी सेक्शन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन नहीं बनता। आप इसको प्रिपेयर कीजिए प्री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो मित्रों, इस प्रकार आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो बात करता है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, चैप्टर 6 पर बात करेंगे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।